बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फ़िज़िक्स का पेपर। और इसके न्यूमेरिकल्स आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो हैं 2023 का जो पेपर है हमारे पास 2023 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये फ़िज़िक्स क्लास 9 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 8 से जो है न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। और जो नंबरिंग यहाँ पे लिखी हुई है ये अकॉर्डिंग टू पेपर है, यानी जो पेपर में सवाल है वही इस पेपर जो है क्वेश्चन नंबर यहीं पे मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हो रहे थे न्यूमेरिकल्स, यहाँ से लेकर टोटल ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सारे जो है सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं जनाब। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं हेडिंग्स, क्योंकि कराची बोर्ड में हेडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो समझी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 या न्यूमेरिकल नंबर 8, इसमें पहले हम बनाएंगे डेटा। तो सबसे पहले मैंने डेटा लिख लिया, डेटा की हेडिंग। और सवाल हम पढ़ लेते हैं पहले कि लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ है आ सिलेंडर कंटेन्स 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। तो 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमें गिवन है वॉल्यूम, और ये इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल वी से वॉल्यूम। V1 इज इक्वल्स टू है हमारे पास 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखें, अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं था कि ये वॉल्यूम है। हमने जो है ये आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे यूनिट से, क्योंकि यूनिट जो यहाँ पे मेंशन है क्यूबिक सेंटीमीटर है, और क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे हमें प्रेशर गिवन है P1 किलो पास्कल में। प्रेशर का तो वर्ड उसने खुद यूज़ भी किया हुआ है, तो इसमें तो यानी कि ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। तो ये 140 लिख दिया मैंने, उसके बाद किलो पास्कल लिख दिया। अब उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ़ द प्रेशर ऑन इट इज़ इंक्रीज टू 200 किलो पास्कल। तो P2 हमें गिवन है, तो जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं और बाद में हम वो लिख लेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। तो किलो पास्कल। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें V2 जो है फाइनल वॉल्यूम ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेते हैं जनाब सोल्यूशन की। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं सॉल्व, जैसे डेटा की पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर इसके बाद गिवन, और गिवन में जो है वो सारी जो चीज़ें आपको पता होती हैं, नोन होती हैं, वो लिखते हैं। और फिर रिक्वायर्ड की हेडिंग लिखने के बाद फिर यहाँ पे जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क के साथ उसको लिखते हैं। फिर फॉर्मूले की हेडिंग डालते हैं और बाद में जो सोल्यूशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वो हेडिंग्स और कॉम्प्लिकेटेड वाला मामला हो जाता है। इतना भी कर लेंगे तो सिंपल है। तो डेटा, उसके बाद आप पूरा डेटा बना लें एक साथ ही। गिवन रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। उसके बाद देखें, उसके बाद सोल्यूशन की आप हेडिंग लिख लेंगे। सोल्यूशन, और इसमें एक आई लिखना चाहिए था, मैंने 2 आई लिख दिए। खैर बहरहाल। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है लॉ अप्लाई करना है हमें, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डिंग अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है आपने, अकॉर्डिंग आपने पूरा लिखना है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब कैसे पता चला कि बॉयल्स लॉ अप्लाई करना है? क्योंकि हमें देखें प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है इनिशियल, और हमें फाइनल और फाइनल प्रेशर भी पता था। अब हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन मेंशन नहीं की कि टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं, लेकिन अब क्योंकि हमारा सिलेबस जो उसमें बॉयल्स लॉ गिवन है हमें, और जो डेटा हमें गिवन है उससे हमें पता चल रहा है कि P1 V1 और P2 V2 का जो है वो रिलेशनशिप यूज़ हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हुए कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है एक ही इन्वायरमेंट में, क्योंकि हो रहा होगा टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम ये एज्यूम करते हुए बॉयल्स लॉ जो है वो अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। क्लियर है? अच्छा, बॉयल्स लॉ वाले जो सवालात हैं इसमें आपने कन्वर्जन जो है वो नहीं करनी होती। आपने बस ये ख्याल रखना होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे पास जैसे P1 और P2 की जो वैल्यू है वो सेम यूनिट में है, तो सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर सेम यूनिट में नहीं है तो फिर उसको हम सेम यूनिट में बना लेंगे। ठीक है। यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किलो पास्कल से पास्कल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
सिमिलरली यहाँ पे देखें वॉल्यूम हमें गिवन है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि वो आंसर हमारे पास क्यूबिक मीटर यानी कि ऐसा यूनिट में नहीं आएगा। जिस यूनिट में वॉल्यूम यहाँ पे हमें गिवन है उसी यूनिट में आंसर भी आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप ये 3 डॉट्स यूज़ करेंगे, ये कहलाते हैं देयरफॉर के सिंबल्स हैं, ये 3 डॉट्स जो मैंने आपके सामने लगाए हैं। उसके बाद अब P1 की जगह मैं लिखने वाला हूँ 140 किलो पास्कल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 140 और साथ में K लिख दिया, ठीक है, वैल्यू नहीं लिखी आसानी के लिए। K की जगह आप लिख सकते थे 1000 लिख सकते थे आप। अच्छा, अब उसके बाद देखें V1 लिखा हुआ था, V1 की जगह हमने लिख दिया 60। P2 की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे 200 किलो पास्कल हमें गिवन है, तो 200 K लिख दिया मैंने। और उसके बाद फिर ये हमारे पास V2 जो है हमें फाइंड आउट करना है, सही। अब V2 के लिए पूरा फॉर्मूला मैं अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 140 K और साथ में है 60 और फिर डिवाइडेड बाय ये हो रहा है हमारे पास 200 K से। तो K से बेटा K कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप मैनुअली भी कर सकते हो इसको और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता था ये हमारे पास, तो अब इसको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। देखें 2 1 2, 2 3 6, कैंसिलेशन हो गई। अब 3 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास V2 आ जाएगा। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम इस तरफ रखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर मैंने इसको V2 को लिख दिया है। अब ये 3 और ये 14 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 14 3 होता है 14 3 होता है हमारे पास 42। और ये आंसर में हमारे पास आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमें यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन था। तो जिस यूनिट में आपको गिवन होगा वॉल्यूम सवाल में, बॉयज़ लॉ के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये उसी में जो है फाइनल वॉल्यूम भी आपके पास आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो आप इतना भी अगर कर दें तो ये आपका आंसर जो है कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है, दिस इज़ द आंसर। अगर आप चाहते हैं इसको कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना आप चाह रहे हो, ठीक है, तो आप फाइनल आंसर में करोगे, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आप इसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो इन ऐसा यूनिट। तो ये हो जाएगा बेटा V2 इक्वल्स टू 42 और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिख देना है मल्टीप्लाई का साइन, सेंटी की जगह आपने लिख देना है 10 की पावर -2, उसका प्रीफिक्स उसकी वैल्यू है। अब क्योंकि ये पावर वाला यूनिट है तो इसलिए हम यहाँ पे पावर लगाएंगे 3 और फिर ये आंसर हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको सिम्प्लीफाई में कर देता हूँ, तो ये हो गया है हमारे पास 42 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस में ये हो जाएगी 6 मीटर। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस में 6। और ये क्योंकि डेसिमल मैंने मूव कराया है इस तरफ लेफ्ट साइड पे, तो पावर +1 हो जाएगी, तो -6 और +1 हो जाएगा माइनस में 5 और फिर ये मीटर में आंसर आ जाएगा, सॉरी क्यूबिक मीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसा यूनिट में भी इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। वैसे अगर आप इतना भी कर देंगे तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बात मेंशन कर देता हूँ कि इन SI यूनिट V2 की वैल्यू हमने SI यूनिट में निकाल दी है यहाँ पर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एफिशिएंसी हमें गिवन है 50% है। एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज़ 50% एंड इट्स आउटपुट इज़ 100 जूल्स। देन कैलकुलेट इट्स इनपुट। तो एफिशिएंसी का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डेटा की हेडिंग लगा लेते हैं हम, इसके बाद जो जो गिवन है वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो एफिशिएंसी हमें गिवन थी। अभी एक और अंदाज़े में आपको डेटा बना के दिखा रहा हूँ कि जो आपको गिवन हो, पहले आप उसका नाम लिखा उस क्वांटिटी का और फिर आपने उसका सेमीकोलन लिखा, सेमीकोलन लिखने के बाद आपने उसका सिंबल बता दिया कि इसका सिंबल आप क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ईटा जो एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है 50%, ठीक है। आउटपुट हमें गिवन है 100 जूल्स, आउटपुट हमने लिखा। अब आउटपुट आप एफिशिएंसी में जो है वो चाहें तो इसके लिए आप आउटपुट का पूरा ही वर्डिंग में यूज़ कर सकते हो।
वैसे E1 और E2 जो है वो बुक में जो है वो मेंशन था, तो बुक के हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बता सकते हो सिंबल। अच्छा, सिंबल अब हमारी मर्ज़ी है, जैसे आउटपुट है तो आउटपुट के लिए कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है हमारे पास, तो हमारी मर्ज़ी है हम उसे E1 E2 ठीक है कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ E1 या E2 कुछ भी कह सकते हैं। तो फिलहाल आउटपुट हमेशा बाद में आता है, इनपुट हम पहले देते हैं, तो मैं इसको E2 कह रहा हूँ। तो E2 हमें गिवन है यहाँ पर 100 जूल्स, ठीक है, जूल्स में गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को 100 जूल्स। इनपुट हमें फाइंड आउट करना है, इनपुट को हम कह रहे होंगे E1 और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, और यहाँ पे हमने लिख दी इसकी हेडिंग सॉल्यूशन के लिए। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, पहले हमने डेटा बनाया, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक इस तरह से भी आप डेटा बना सकते हो, दिस इज़ द मोर एफिशिएंट मेथड फॉर राइटिंग अ डेटा। इस तरह से मतलब ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है कि क्या सिंबल आप यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सा जो है वो हम सिंबल उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर प्रॉपर वे में, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का रेफरेंस दे देंगे, सेंस लिखा मैंने, उसके बाद मैंने एफिशिएंसी का सिंबल ईटा बनाया। ये इक्वल होता है किसके, हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट के, ठीक है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 100, और देयरफॉर के बाद अब हम इसमें सारी जो अपनी वैल्यूज़ थी वो लिख देंगे। तो जब आप कैलकुलेशन जब कर रहे होंगे तो आपको परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में ऑलरेडी 100 यूज़ हुआ है, ठीक है। ये 100 जो है परसेंटेज की वजह से ही यूज़ हुआ था, तो यहाँ पे आप परसेंटेज जो है उसकी जो भी वैल्यू आपके सामने लिखी है वो आप एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, उसे कन्वर्ट करने की, जहाँ डिवाइडेड बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो E2 हमें गिवन है यहाँ पे 100 है, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 100 आ गया आप दूसरा, और उसके बाद E1 हमें फाइंड आउट करना है। एम्प्लॉयज़ रेट का सिंबल लगाया मैंने, E1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E1 हो जाएगा, और साथ में 50 था, और 100 और 100 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएंगे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे इसके आगे, यानी कि 10,000 हो जाएगा ये हमारे पास। और उसके बाद फाइनली 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था E1 के साथ, तो यहाँ भेज देंगे हम इसको, तो अब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कैंसिलेशन करवा लें आप, या कैलकुलेटर आपके पास होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपके पास, मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ आपको। रिफ्रैक्शन, और फिर उसके बाद आपने लिखा, या मैं सिंपल कैलकुलेटर क्योंकि आपको अलाउ होता है उसी तरह से करके दिखा देता हूँ। तो ये 10,000 लिखा मैंने पहले, एक के आगे 4 ज़ीरो जी, डिवाइडेड बाय हमने करना है 50, तो 50 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, तो ये हमारे पास आ रहा है 200 जूल्स। तो 200 जूल्स जो है हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर को आप लाजमी तौर पे बॉक्स में बंद कर दिया करें, ताकि चेक करने वाले के लिए आसानी हो कि ये जो है इजीली, मतलब उसके लिए ढूंढना ना पड़े, उसको फ़ौरन से नज़र आ जाए कि हाँ ये आंसर है फाइनल। अब आप न्यूमेरिकल्स में आप एक चीज़ और ये कर सकते हो, वो ये कि आंसर आपने जब कैलकुलेट कर दिया तो फाइनल में फिर आप उसको वर्डिंग में भी एक बार बता दो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये रिज़ल्ट की आप हेडिंग लगाएं, और उसके बाद वर्डिंग में बता दें कि जो आपने फाइंड आउट किया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। तो इनपुट जो है आप लिख देंगे आप, हैंस द रिक्वायर्ड इनपुट इज़ फाउंड टू बी, या इस भी लिख सकते हैं, या इज़ फाउंड टू बी 200 जूल्स, ठीक है। तो 200 जेल आपने लिख दिया। इनपुट हमेशा ज़्यादा होता है, आउटपुट हमेशा कम होता है, ठीक है, ये बात भी आप जहन में रखें। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 10। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 की हेडिंग डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, डेटा की हेडिंग। अब क्योंकि सब कुछ आपको बता चुका हूँ डेटा कैसे बनाना, तो अब जल्दी जल्दी करेंगे हम ये काम, ठीक है। 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है, मास आपको गिवन है कॉपर का, तो मैंने मास लिखा, मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मैंने सिंबल यूज़ कर लिया यहाँ पर, और इसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मास को, तो ये है हमारे पास 2 किलोग्राम। उसके बाद हमें गिवन है अमाउंट ऑफ हीट,
या रिक्वायर्स 2050 जूल्स ऑफ हीट, तो कि उसने खुद बताया हुआ कि हीट है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है हमें गिवन है और इसको हम लिखते हैं इस फॉर्मूले में क्यू से लिखते हैं। जब इसके हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स हम करते हैं तो उसको क्यू से लिख रहे होते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू या क्यू, ठीक है। 2050 जूल्स हमें गिवन है ये। और अगर हमें हीट उसने ना भी बताया होता तब भी आप यूनिट से अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो आप जूल से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अमाउंट ऑफ हीट आपको गिवन है। अब रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थ्रू का मतलब ये कि डेल्टा टी हमें गिवन है, यानी कि रेज इन टेम्परेचर हमें गिवन है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी जो है, चेंज इन टेम्परेचर जो है, वो दोनों स्केल्स में सेम होता है, बराबर होता है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब आप चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाती हैं, उसमें आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेज इन टेम्परेचर, या चेंज इन टेम्परेचर भी कह सकते हो। उसके बाद हमें अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी, कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल, हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, हीट कैपेसिटी सेमीकोलन और उसके बाद फिर कैपिटल सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हीट कैपेसिटी, एक चीज़ होती है हीट कैपेसिटी और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसने जानबूझ के यहाँ पे आपको मास ऑफ कॉपर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में जो है कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ मास का फ़र्क है। हीट कैपेसिटी में मास यूज़ नहीं होता फॉर्मूले में, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास यूज़ होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल कैपिटल सी यानी कि हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, तो हमें मास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट विल नॉट बी यूज्ड। अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग लिख लेते हैं। फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं, सिंस कैपिटल सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, देयरफॉर कैपिटल सी में फाइंड आउट करना था और 2050 अमाउंट ऑफ हीट क्यू की वैल्यू हमें गिवन थी, डेल्टा टी हमें गिवन था 10। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल सी का, 0 से 0 कैंसिल सिंपली, तो ये 205 आंसर आ गया हमारे पास। और यूनिट इसका होगा, देखिए अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है जूल्स में थी हमारे पास, और ये टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे हैं, तो आप जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं इसका यूनिट, और जूल्स पर केल्विन भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर वैसे ये रहेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट केल्विन होता है टेम्परेचर का, बाकी चेंज इन टेम्परेचर दोनों में बराबर होता है। तो इसके दोनों तरह से आपको लिखी हुई नज़र आएगी, कहीं पे आपको केल्विन लिखा हुआ नज़र आएगा, कहीं कहीं आपको डिग्री सेंटीग्रेड, बोथ आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फाइनली फिर आप रिज़ल्ट की हेडिंग लिख लें और फिर आप इसका जो रिज़ल्ट है वो वर्डिंग में भी बता दें। Hence the heat capacity of sample, hence the heat capacity of the sample, the given sample is 205 joules per Kelvin। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है जनाब? क्वेश्चन नंबर 11, इसका हमें बनाना है डेटा पहले। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, फोर्स हमें गिवन है इसमें, फोर्स सेमीकोलन लिखा, कैपिटल एफ लिखा, इक्वल्स टू हमें गिवन है 3400 न्यूटन। न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट होता है। अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 85,000 ग्राम, मास हमें गिवन है बॉडी का, वो है 85, सॉरी स्मॉल एम, इसका सिंबल हमें यूज़ करना है, तो स्मॉल एम ये यही है, ठीक है, स्मॉल एम लिख लिया मैंने। उसके बाद फिर हमने लिखा 85,000 ग्राम, ये हमें गिवन था। अब इसका ऐसा यूनिट हमें चाहिए, ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, केजी। तो इसका मतलब हमें इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, या आप देखें 85,000 ग्राम है ये, ठीक है, तो 85,000 की जगह हमें इसको करना पड़ जाएगा 85 किलोग्राम। तो ये मैंने कन्वर्ट किया है ग्राम से किलोग्राम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। जब भी ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, आसानी के लिए आपको ये बता रहा हूँ आपको।
वैसे यूनिट कन्वर्जन की जो है वीडियोस पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। उसमें हर तरह के यूनिट के लिए मैंने वहाँ बताया हुआ कि कैसे जो है वो कन्वर्जन होगी, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। तो मास में हमने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग 1000, ठीक है, 1000 से डिवाइड करना होता है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। सवाल में करीब करीब भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय, ये वाला सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स एक्सेलरेशन हमें जो है फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं स्मॉल a, और ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लिख देते हैं हेडिंग सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमें यहाँ अप्लाई करना है। कैसे पता चला भाई, कि एफ एम ए हमें गिवन था, तो एफ इजिकल टू एम है जनाब, आपके पास फॉर्मूला होता है सिन, तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफ हमें पता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। फिलहाल हम वैल्यूज़ जो है पुट कर देते हैं, बाद में अरेंज कर लेंगे हम फॉर्मूले को। एफ़ की जगह हमने लिखा 3400, और मास की जगह हमने लिख देना है 85 मल्टीप्लाइड बाय ए। उसके बाद 3400 डिवाइडेड बाय 85, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो ऑपोजिट काम यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व कर लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम यहाँ रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब रिवर्स करके लिख दिया इसको बस। तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ इसको। तो 3400 डिवाइडेड बाय आपने करना है 85, तो ये आ रहा है आपके पास 40 आ रहा है जनाब आंसर। अब एसआई यूनिट क्या होता है, सारी कैलकुलेशन हमने एसआई यूनिट में की है। एक्सेलरेशन के लिए तो एसआई यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब यहाँ पे आप इसका रिजल्ट वर्डिंग में लिख के बता दें। Hence the acceleration produced by the force is found to be 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अब हमें करना है, इसको मैं आपको जूम करके पहले एक बार दिखा देता हूँ। सवाल है अ वेट ऑफ आमना, सॉरी, इफ़ वेट ऑफ आमना इज़ 200 न्यूटन। अगर आमना का वेट 200 न्यूटन है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर उसका आपको वेट गिवन है, क्योंकि आपको पता है वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, और जैसे जैसे हाइट चेंज होती है या लोकेशन चेंज होती है तो वेट भी चेंज हो जाता है। तो उससे उसने बताया हुआ कि सरफेस ऑफ अर्थ पे बात कर रहा है। तो फाइंड मास ऑफ आमना, आमना का मास हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आप हेडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 12। डेटा की हेडिंग हमने लिखी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बार हाथ में पसीना आ जा रहा है मेरे। तो वेट हमें गिवन है जनाब सवाल में, W से लिख देंगे इसका सिंबल हम, और ये है 200 न्यूटन, और मास ऑफ आमना में फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि वो वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg। तो हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है हमें पता होती है यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू, कि वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
स्मॉल जी, ये हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ की उसने बात की है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे यही वैल्यू होती है। जैसे जैसे हाइट या एल्टीट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे जो है इसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। हमें फाइंड आउट करना है मास, तो हम यहाँ पे लिख दिया मास स्मॉल m, और ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे हेडिंग सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की हेडिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं। और फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है W इक्वल्स टू mg। सेंस के 3 डॉट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, W इक्वल्स टू mg, देयरफॉर W हमें गिवन था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू मास हमें फाइंड आउट करना है और 9.8। आप 9.8 भी यूज़ कर सकते हो और 10 भी यूज़ कर सकते हो। 10 में ये की कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी, तो 9.8 की जगह आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली मैं इसको आप अरेंज कर लेता हूँ फॉर्मूले को। 200 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू स्मॉल m। बहरहाल मैंने 9.8 जो भी वैल्यू आप यूज़ करो वो यहाँ लिख दो, 10 यूज़ करें तो 10 लिख दो, 9.8 लिख रहे जो है यूज़ कर रहे हो तो वो लिख दो। तो स्मॉल m हमें फाइंड आउट करना था, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डिवाइड करवाना जी, 200 को हमें डिवाइड करवाना है 9.8 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 20.408 आंसर आ रहा है, ये 20.408 20.408, और ये हमारे पास आ रहा है किलोग्राम में, क्योंकि सारी कैलकुलेशन SI यूनिट में की है। तो मास हमारे पास आ गया है। अब हम इसमें हेडिंग लिख देते हैं रिज़ल्ट की, जो कि हम वर्डिंग में बता देंगे। रिज़ल्ट प्रेजेंटेशन कोशिश क्या करें कि अच्छी से अच्छी हो, ताकि जो चेकर है उसे चेक करने में मज़ा आए और मार्क्स अच्छे दें। हैंस मास ऑफ आमना इज़ 20.408 किलोग्राम। तो अब लास्ट रह गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहे हैं अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड, और वेलोसिटी हमें गिवन है। ये इसकी कैसे पता चला कि वेलोसिटी यूनिट से पता चला था ना, मीटर पर सेकंड क्योंकि लिखा हुआ था, तो ये यूनिट वेलोसिटी के लिए है, तो वेलोसिटी हमें पता है। अब इसमें एक्सेलरेशन हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी उसने एक्सेलरेट्स, तो एक्सेलरेशन है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ना भी लिखा हुआ होता एक्सेलरेट का वर्ड तो फिर भी हम समझ जाते हैं कि ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि यूनिट इसमें गिवन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमसे कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब उसने खुद से कह दिया कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं VI से। अब यहाँ पे हम इसके लिए डेटा बना लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 13, और पूरा सवाल डेटा जो है फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 डेटा की हेडिंग लिखी, उसके बाद हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी सेमीकोलन VI इसका सिंबल, अच्छा स्मॉल में भी बनता है इसके लिए बहरहाल, तो ये थोड़ा सा मेरे कैपिटल हो गया है, खैर आप स्मॉल बनाइएगा, नीचे मैं स्मॉल ही यूज़ करूँगा। तो VI जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास, हमें गिवन है यहाँ पे सवाल में 15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड, S की पावर -1। अच्छा, उसके बाद हमें एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है स्मॉल a से, इसको हम लिखते हैं, और ये हमें गिवन है वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें इसमें टाइम भी गिवन है जनाब, ये रहा टाइम, और टाइम है 6 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम लाजमी तौर पे अच्छे से देखा करें न्यूमेरिकल में कि सेकंड में ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम के लिए वो सेकंड है। अगर मिनट वगैरह हो, आवर हो, तो उसे आपने फिर कन्वर्ट करना होता है। फ़िलहाल हमें कुछ नहीं करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, टाइम सेकंड्स में ही गिवन है ऑलरेडी। हमें फाइंड आउट करना है हमें फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इसको हम लिखते हैं VF से, तो स्मॉल v लिखा, F सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे आप, बहुत बड़ा सा मत बना दीजिएगा, सब स्क्रिप्ट में यूज़ करना है आपने, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मुझे सेमीकोलन लगाना चाहिए था। ठीक है, तो अब मुझे हेडिंग लिखनी है सॉल्यूशन।
सिंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज़ होगी हमारे पास, क्योंकि देखिए वी एफ पता है, वी आई पता है, ए और टी पता है, तो ये सारी चीज़ें वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस में ए टी, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप चाहें तो ऊपर वर्डिंग भी लिख देते हैं कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उसके बाद देखें देयरफॉर लिखा मैंने, वी एफ हमें फाइंड आउट करना था, बहुत आसान सवाल दिया है। 15 लिखा मैंने वैल्यू, प्लस ए की जगह आपने वैल्यू लिखी 5 जो गिवन थी हमें, और टाइम भी गिवन है 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 15 प्लस 6 5 होता है 30, तो ये फाइनली हमारे पास सॉल्व हो गया है 45 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द आंसर। रिज़ल्ट आप लिखते हैं हेडिंग लगाकर। तो ये हमारा जनाब पूरा जो पेपर था हमारा, उसमें जो सेक्शन बी में जितने भी न्यूमेरिकल्स थे सारे के सारे मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं आपको। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो जो मेन पॉइंट्स है सारी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ जो मैं आपको नहीं समझा पाया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको जल्द से जल्द कर दूँ। तो हैंस हम यहाँ पे लिख देंगे अब द फाइनल वेलोसिटी, हैंस द फाइनल वेलोसिटी इज़ 45 मीटर पर सेकेंड। बस की थी तो आप चाहो तो पूरे भी लिख सकते हो कि हैज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस इज़, ऑफ बस भी लिख सकते हैं आप यहाँ, 45 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 6 सेकेंड्स। ठीक है, जैसे मतलब ब्रीफली बताते हैं ताकि बस बात समझ में आ जाए चेकर को कि हम कहना क्या चाह रहे थे। अच्छा, अब उसके बाद देखें एक सवाल मैंने जो सबसे पहले कराया था, इसमें मैंने रिज़ल्ट नहीं लिखा था, तो इसमें इसका मैं रिज़ल्ट जो है वो लिख देता हूँ आपके सामने। तो ये भी हम लिख देते हैं ताकि सारे के सारे सवाल एक ही पैटर्न की तरह से हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग सॉल्व होते के साथ ही फ़ौरन से जो है स्क्रीनशॉट ले रहे हो। जी, हैंस यहाँ पे भी अब मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ। क्या पूछा था उसने हमसे सवाल में, वॉल्यूम पूछा था, तो फाइनल वॉल्यूम। सिलेंडर जो था उसके अंदर हमारे पास 60 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर थी, प्रेशर गिवन था, और प्रेशर जब बढ़ाया गया था तो फिर वॉल्यूम हमसे पूछ रहा था। तो हैंस वॉल्यूम इज़, या फाइनल वॉल्यूम कह सकते हैं हम, हैंस वॉल्यूम इज़ 4.2 एक्सपोनेंट -5 क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं 42 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने और का लफ्ज़ और लिख दिया, या तो ये या ये, फिर ये दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं सारी, कि अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आज की वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए हैं 1 बाय 1। आज के वीडियो में इतना ही, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, और ताकि दूसरे लोगों तक भी जो है इस चैनल के बारे में जो है वो मालूमात पहुंच सके। नॉलेज लैब के नाम से काफ़ी ज़्यादा चैनल्स मौजूद हैं यूट्यूब पर, तो जो है, और मेरा चैनल क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इसी वजह से हो सकता है कि आप नॉलेज लैब पूरा भी लिख दें तो वो ना आए, तो आपको पूरा लिखना पड़ता है नॉलेज लैब बाय राहिल अहमद। अगर एक बार आप कर लेते हो तो फिर तो आप जैसे स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स पे लिखते हो तो फ़ौरन से फिर वो सर्चिंग में आ जाता है, क्योंकि आपके सर्च हिस्ट्री में सेव हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।